Yes, ma'am. Yes. So Britishers started a policy, what? Divide and rule. हाँ, हम इंडियंस को वो लड़ा दिए on the name of religion and so many things. हम लड़ बैठे और the advantage किसने उठाया? ब्रिटिश. अब क्वेश्चन है, how could a trading company become an imperial power? एक ट्रेडिंग कंपनी एक इंपेरियल पावर कैसे बन गई? कैसे वो ट्रेडिंग कंपनी किसी को अपने किसी देश को अपने कब्जे में कर लिया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में कर लिया? हाउ? The real answer is that East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders. First day, we people read from Atlas. So many competitors were there. Continue. From Europe, all were traders. All make India a popular destination and started doing trade. So they all were rivalry. They all wanted to gain maximum profit by selling Indian goods at a high price in European market. Okay, so British East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders. Other European traders से अपने हितों की रक्षा करते 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 वो ट्रेडिंग कंपनी से क्या बन गया? इंपेरियल पावर. It began as a trading company, took over the political control and became the ruler of entire India. अभी तुम लोग देखोगे, सबसे पहले बंगाल को कैप्चर करता है, बैटल ऑफ पलासी, देन बैटल ऑफ बक्सर के जरिए, फिर कर्नाटक को कैप्चर करता है. कर्नाटक से अपने सबसे ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी फ्रेंच लोगों को वो बिल्कुल भगा देता है. 1770 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, उसका सबसे बड़ा रास्ते का कांटा हट जाता है. उसके बाद मैसूर चला जाता है उन लोगों के हाथ. 4 मैसूर वॉर होते हैं. फर्स्ट और सेकंड में हैदर अली के साथ युद्ध होती है. हैदर अली वॉज अ ब्रेव रूलर. वो कभी हारा नहीं, अंग्रेज हारे. बट उनका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, he was also very brave, very patriot. बट अंग्रेजों के सामने वो टिक नहीं सके. और तीसरे और चौथे वॉर के बाद, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, मैसूर भी चला जाता है किनके हाथों? अंग्रेजों के हाथों. उसके बाद बारी आती है मराठास की. और ये मराठा भी चले जाते हैं, महाराष्ट्र भी चला जाता है किनके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में. फिर पंजाब जाती है एंग्लो सिख वॉर में. तो इस तरह से मैक्सिमम स्टेट्स were annexed by the Britishers. Annexed, ANNEXCD. annexed मतलब मिला लेना. ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. ये समरी मैंने सुना दी पूरे चैप्टर की. इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी जानकारी तुम्हें मिलेगी. ठीक है,
तो aim of the company was to gain monopoly. Monopoly का meaning लिख लो, whole sole right. WHOLE, whole, SOLE, sole, RIGHT, right. Whole sole right. मोनोपोली का मीनिंग लिखो, होल सोल राइट, एकमात्र अधिकार, एकाधिकार, मतलब वो पूरे ट्रेड का एकाधिकार अपने पास रखना चाहता था। पूरे मैम क्या बोले होल? मतलब कि किसी और को ये देना नहीं चाहता था पावर। हाँ क्या बोलो, क्या बोले, क्या बोले, किसी ने कुछ पूछा? अच्छा फिर क्या है? The company came into conflict with other foreign traders and hence built up its own military and administrative departments. अपने पहले ही बोली थी फोर्टिफिकेशन करने लगा था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्टार्ट करने लगे थे कंपनी। स्प्रिया रॉय यस मैम। आज पहली बार तुम्हें देख रहे हैं आते, है ना स्प्रिया? यस मैम। मैम घर में थोड़ा सा इशू चल रहा था इसलिए नहीं आ पाया। वही मैं सोची कि कॉन्वेंट की लड़की तो बहुत अच्छी होती है, ऐसी क्या बात हो गई कि डीएवी में आके वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रही है ना बेटा? ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैं भी आईसीएससी बोर्ड से बहुत सालों तक जुड़ी रही हूँ, आपके कॉन्वेंट में भी मैं जाती थी इन्विजिलेशन ड्यूटी में, इन्विजिलेटर बनकर, तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, अच्छा कीजिए, क्लास कीजिए, ठीक है। इसीलिए जैसे मैं देखी तुम ज्वाइन करी, मुझे सब याद रहता है कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा। आज अमृता मैम को बोलते सुनी कि 8D के बहुत कम बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं। क्यों? तुम लोग तो पहले मेरे क्लास में थे। ये अलग बात है कि लास्ट ईयर क्लास टीचर का क्लास के साथ कोई मतलब कुछ भी लेना देना नहीं था, मतलब क्लास हम लोग लिए ही नहीं आप लोगों का, दूसरे क्लास हम लोग लेते रहे। बट अभी भी 8D के बहुत ही कम बच्चे, और इस मीटिंग को सिर्फ 28 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। डिस्गस्टिंग। मुझे नहीं लगता है कि इम्प्रेसिव पढ़ाई नहीं होती है या आपकी क्वेरीज को शांत नहीं किए जाते हैं। वेरी डिस्गस्टिंग। मुझे और ये मैसेज स्प्रेड कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। टोटल 80 से ऊपर आप लोग होंगे दोनों सेक्शन में, 46 47 एक एक सेक्शन में बच्चे हैं, और मात्र 28 बच्चे क्लास कर रहे हैं, और प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। इस तरह से क्या आप ये करोगे, रिजल्ट करोगे? पूरे साल तो इस तरह की जिंदगी नहीं ना हम लोग जिएंगे। आखिर तो एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, हम लोग भी स्कूल जाएंगे। तो कंपनी केम इनटू conflict with other foreign traders and built its own military and administrative departments. यहाँ पर military and administrative department से जो तुम्हें कल कहानी सुनाए थे सैटरडे को, फोर्टिफिकेशन से है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो समझ ही रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ running administration. It became such a strong force that it took over the governance of, जो कहानी अभी बताई, it took the governance of Bengal, Madras, Bombay, and gradually, means slowly, the trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858. Auxiliary government means helping government. British government, ब्रिटेन में कौन थे? क्वीन विक्टोरिया। और ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर जो अपना इंपेरियल पावर सेटअप किए, ये क्या बन गए? गवर्नमेंट के हेल्पिंग हैंड बन गए। तो वो क्या बन गया? ऑक्सिलरी गवर्नमेंट। अब है कर्नाटक वॉर्स। ये मैंने बोला
कर्नाटक वॉर्स क्या था? तो सीरीज ऑफ वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। क्या जवाब दोगे? सीरीज ऑफ बैटल। कर्नाटक वॉर इज अ सीरीज ऑफ बैटल fought between English and French for the control of trading posts of India during the year 1746 to 1763. Next, these wars were driven by opportunism on all sides, and though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willingly with Europeans to strengthen their own position. क्या कहानी थी इंडियन प्रिंसेस की? They took help from Britishers. They took help from Britishers to defend whom? To other Indian princes, from other Indian princes, है ना? दूसरे इंडियन प्रिंसेस से अपने प्रोटेक्शन के लिए ये अंग्रेजों का हेल्प ले रहे थे, और इसका एडवांटेज यूरोपियन उठा रहा था। और नेटिव प्रिंस अगर कुछ कुछ ऐसी एक्ट और ऐसे कानून इन लोग ले आए थे, नेटिव प्रिंस विलिंगली या तो अंग्रेजों को ज्वाइन कर रहे थे, और अगर विलिंगली नहीं कर रहे थे तो वे उनको फोर्स कर रहे थे कि जो एनेक्स्ड विद ब्रिटिश एम्पायर। धीरे धीरे आप पढ़िएगा वो सब क्या थे, वो सब पॉलिसीज थे लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्या है? तो कर्नाटक वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। सक्सेशन मतलब होता है who will be the successor, means after me who will be the next king, after a king died, who will be the next, तो ये होते हैं सक्सेसर। तो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर जो कि 1740 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच हो रहा था, इंग्लैंड एंड फ्रांस एंटर्ड ऑपोजिट साइड्स इन दिस वॉर। वॉर में ऑपोजिट साइड से इन दोनों की एंट्री हुई। ब्रिटिश लीडर थे कॉमोडोर बॉर्नेट, हु वाज द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, और फ्रेंच लीडर थे डुप्लेक्स। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश नेवल ऑफिसर अराइव्ड इनटू इंडिया विथ ट्रूप और फ्रेंच प्रपोज पीस विथ ब्रिटिश। जब कॉमोडोर बॉर्नेट अपने ट्रूप को लेकर इंडिया आते हैं तो फ्रेंच डुप्लेक्स जो थे फ्रेंच लीडर, उन्होंने कहा कि मुझे पीस चाहिए, ठीक है, और फ्रेंच प्रपोज्ड पीस विथ ब्रिटिश। तो अगर कोई ट्रूप लेकर आ रहा है और दूसरे तरफ के पहले ही सरेंडर कर दे कि मुझे पीस चाहिए, वॉर नहीं, तब तो वॉर नहीं होगा। तो कॉमोडोर बॉर्नेट रिटर्न टू इंग्लैंड। जब फ्रेंच लोग बोले कि वी वांट पीस, तो कॉमोडोर बॉर्नेट क्या करता? फाइट नहीं किया, वो रिटर्न हो गया कहाँ? इंग्लैंड। बट डुप्लेक्स डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। जब ये वापस चला गया, डुप्लेक्स अपना वादा नहीं निभाया एंड अटैक्ड मैड्रास, और उसने मैड्रास पर अटैक कर दिया। एंड ऑक्युपाइड इट, उसको ऑक्युपाई भी कर लिया, ठीक है, मतलब कब्जा। द ब्रिटिश कंप्लेन टू द नवाब। ब्रिटिश लोग नवाब से, नवाब कौन थे उस समय? कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है, तो वो उससे कंप्लेन किए। ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच। अब ब्रिटिश लोग तो उन लोग तो अच्छे वॉरियर थे ही, they had well disciplined and well equipped army, तो वे फ्रेंच के अगेंस्ट में वॉर कर दिए। The battle took place in 1746. In this battle, Anwaruddin was defeated by the French. कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन फ्रेंच से हार गया, और ऑस्ट्रियन वॉर came to an end. ऑस्ट्रियन वॉर
खत्म हो गया 1748 में। और पावर ऑफ फ्रांस वीकेंड इन इंडिया ऑल्सो, फ्रांस का पावर भी इंडिया में वीक हो गया। फ्रांस was forced to sign a treaty and hand over Madras back to England. फ्रांस को फोर्स किया गया कि ट्रिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, उस दिन भी बताई थी कि एग्रीमेंट साइन करो और मैड्रास को इंग्लैंड को वापस दे दो। फिर बोलती हूँ याद रखना, तीनों ही कर्नाटक वॉर में फ्रेंच की हार हुई, फ्रांस की हार हुई, और 1770 लास्ट में डुप्लेक्स को फ्रांस ने गुस्सा करके वापस बुला लिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गया। और उसका जो सपना था, उसका जो एम्बिशन था टू एस्टैब्लिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, वो चूर चूर हो गया। सेकेंड कर्नाटक वॉर, देयर वॉज वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन चंदा साहब, ये नए कैरेक्टर है। अच्छा, ऊपर हम लोग कौन कौन कैरेक्टर देखें? एक कॉमोडोर बॉर्नेट जो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था, एक डुप्लेक्स जो फ्रेंच जनरल या लीडर था, एक अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब, ठीक है? नवाब। हाँ, अच्छा, अब हम लोग सेकेंड कर्नाटक वॉर में कौन कौन कैरेक्टर देखेंगे। ये बड़ा बोरिंग है, इसलिए तुम लोग को इस तरह से बता रहे हैं ताकि थोड़ी सी जान में डाल सकूं और तुम्हें याद हो जाए, ठीक है? तो चंदा साहब एक कैरेक्टर जो कि सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान, एंड अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब से तुम्हारी परिचय हो चुकी है। निजामुल मुल्क, ये कौन है? मुजफ्फर जंग। निजामुल मुल्क जो है सन नाजिर बहुत सारे हैं। एक मिनट, ये दोनों को हम पोस्टपोन करें, ये दोनों को मैं पुराने फोटो से देखकर, इसमें होगी कहीं गैलरी में जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स के पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे तुम्हें समझाने में आसानी होती। फर्स्ट तो मैं समझा दी, सेकंड और थर्ड को पोस्टपोन करती हूँ कि ऐसे समझ जाओगे। ओके मैम, समझ जाओगे तो बता देती हूँ, दूसरे दिन दिखा देती हूँ। मैम पोस्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक पोस्ट कर देंगे। हाँ, मिल जाता है तो पोस्ट कर देते हैं, हल्का सा इसका बता देते हैं, लगे हाथों मिल जाता है तो उसको पोस्ट कर देते हैं। एक बात सुन लो, हाँ ठीक, देखती हूँ थोड़ा सा कैसे समझाती हूँ। देयर वॉज वॉर ऑफ सक्सेशन, अभी भी वॉर ऑफ सक्सेशन माने अगला रूलर कौन होगा इसको लेकर लड़ाई था। चंदा साहब एंड अनवरुद्दीन फॉर द कर्नाटक नवाबशिप, कर्नाटक के नवाब के लिए वो चल रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क कौन था? दक्कन का सूबेदार था। देखो, निजामुल मुल्क दक्कन का सूबेदार था, अंडरलाइन कर लो, इन 1748। अच्छा, वॉर किसके बीच ब्रोक हुआ? मुजफ्फर जंग, वो कौन थे? निजामुल मुल्क के ग्रैंडसन, और नाजिर जंग जो कि सन ऑफ निजामुल मुल्क, सन ऑफ निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क के बेटे और निजामुल मुल्क के पोते के बीच लड़ाई छिड़ी। आप समझे? देखो, ग्रैंडसन ऑफ निजामुल मुल्क, सन ऑफ निजामुल मुल्क, बेटा और पोता के बीच में लड़ाई छिड़ा, कौन सक्सेसर बनेगा? पोता था मुजफ्फर जंग और बेटा था नाजिर जंग। फ्रेंच साइंड ए सीक्रेट ट्रीटी, इन लोग का काम ही था, ये अंग्रेज और फ्रेंच का, किसी एक से चुपके से समझौता कर लेना कि उसके खिलाफ हम तुमको सहायता करेंगे, और वक्त आने पर उन लोग ट्रीटी को बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, किसी दूसरे से दोस्ती कर लेते थे। ये इन लोगों की चाल, जो कि हैदर अली और टीपू के समय का, तुमको जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी, ठीक है? हम दोस्ती कर लिया अरब से अंशुल के खिलाफ, और फिर वक्त पड़ने पर अरब को भूलकर फिर अंशुल का प्रोटेक्शन करने लगे। माने जरा भी समय नहीं लगाते थे, एक से दोस्ती करके उसको छोड़कर दूसरे से फिर दोस्ती कर लेते थे।
समझ में आया? अच्छा, तो फ्रेंच ने किसके साथ सीक्रेट ट्रीटी की? मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, टू हेल्प देम विथ वेल ट्रेन फ्रेंच फोर्स। फ्रेंच फोर्स भी बहुत वेल ट्रेंड थी, तो ये दोनों के साथ इन लोगों ने साइन कर लिया कि हम तुम्हें फ्रेंच फोर्स से हेल्प करेंगे। They defeated Nazir Jung and Anwaruddin, the Nawab of Karnataka, and gained monopoly of trade. और अब उसे मोनोपोली मिल गया, ट्रेड करने का एकमात्र अधिकार ओवर साउथ इंडिया। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब मारा गया इन द बैटल एंड सन मोहम्मद अली, उसका बेटा मोहम्मद अली रन अवे, भाग गया। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश प्लॉटेड विथ नाजिर जंग, फिर अंग्रेजों ने प्लॉट किया, मतलब षड्यंत्र रचा नाजिर जंग के साथ और फ्रेंच आर्मी को हरा दिया। फिर बोल रही हूँ बोरिंग है, लेकिन कई बार पूछा नहीं था, एक दो बार से किसी एक वॉर को पूछ देता है। लास्ट है थर्ड कर्नाटक वॉर, जो 1756 में शुरू हुई फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच। When the French besieged Madras, Robert Clive sent Colonel Ford to occupy northern Sarkars. Ford occupied northern Sarkars and brought Salabat Jung, the fourth Nizam of Hyderabad. यहाँ देखो सरकार का मीनिंग दिया हुआ है पेज नंबर 108 में। पेज नंबर 108 में क्या है? ए फॉर्मर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडियाज मैड्रास प्रेसिडेंसी और प्रोविंस। ठीक है, फॉर्मर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडियाज मैड्रास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का फॉर्मर डिवीजन सरकार कहलाता था, माने प्रेसिडेंसी। समझ में आया? प्रोविंस, प्रेसिडेंसी या प्रोविंस, प्रोविंस स्टेट को कहते हैं, उसी को पुराने जमाने में, उस जमाने में सरकार कहते थे। तो क्या हुआ? थर्ड कर्नाटक वॉर फ्रेंच और इंग्लिश के बीच शुरू हुआ, जबकि फ्रेंच ने जब्त कर लिया, कब्जा कर लिया मैड्रास पर। रॉबर्ट क्लाइव को सेंट कर्नल फोर्ड टू ऑक्युपाई नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न प्रोविंस को ऑक्युपाई करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को भेज दिया। फोर्ड ने नॉर्दर्न प्रोविंस को कैप्चर कर भी लिया और सलाबत जंग को फोर्थ निजाम, सलाबत जंग नया कैरेक्टर है, वो कौन है? हैदराबाद के फोर्थ निजाम है। निजाम मतलब एम्पेरर, वो उनको अपने कंट्रोल में ले आया। सलाबत जंग गेव नॉर्दर्न प्रोविंस टू द ब्रिटिश, सलाबत जंग ने नॉर्दर्न प्रोविंस को ब्रिटिश को दे दिया। A battle took place in 1760 at Bondi Wash between the English and French. French were defeated. पौंडीचेरी अब ऑक्युपाई कर लिया ब्रिटिश लोग। फिर 7 ईयर वॉर का भी अंत हो गया यूरोप में 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली पौंडीचेरी वॉज गिवन बैक टू फ्रेंच, पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस कर दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव सक्सीडेड इन मेकिंग ए नेम फॉर हिमसेल्फ, रॉबर्ट क्लाइव का खूब नाम हो गया नेटिव प्रिंस में। He won many more battles, उसने और भी कई बैटल जीते इंग्लिश के लिए। लेकिन डुप्लेक्स एंड फॉइल्ड, डुप्लेक्स, फॉइल्ड मींस डुप्लेक्स के कैरियर को क्लाइव ने चौपट कर दिया। द फ्रेंच जनरल, जो कि क्या था? फ्रेंच जनरल था। एट एवरी टर्न एज ए रिजल्ट कांस्टेंट डिफीट, लगातार डिफीट हारने से डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस, डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया। इन डिस्ग्रेस eventually French East India Company was dissolved in 1770. French ambition of establishing an empire in India ended and the British supremacy was firmly established. अब शुरू होती है
कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की जीत कैसे होती है? ब्रिटिश वांटेड द कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल उस समय का सबसे बिगेस्ट और रिचेस्ट प्रोविंस था, सबसे बिगेस्ट और रिचेस्ट प्रोविंस। बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, सारे, कोई अभी टूटे नहीं थे। तो जगत कितने बाल को सवारोगे, तब से कभी पर्दा सवार रहे हो, कभी बाल सवार रहे हो। ब्रिटिश वांटेड द कंट्रोल ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान, द नवाब ऑफ बंगाल, was an able administrator. He had followed a policy. उस समय पहले अलीवर्दी खान थे बंगाल के नवाब, वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसने किसी भी यूरोपियन मर्चेंट को पास आने नहीं दिया था। उसकी पॉलिसी थी कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट अंडर कंट्रोल। बट आफ्टर हिज डेथ, जब उनका ग्रैंड सन एम्पेरर बना, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो जब नवाब बने, the British started extending the fortification of Calcutta. ब्रिटिश लोग कैलकाटा में फोर्ट बनाना शुरू कर दिए, किलेबंदी करना शुरू कर दिए। अब मेरे इलाके में आकर कोई बाहरी ताकत अगर किला बनाए, फोर्ट बनाए, उसमें अपने वेपन्स रखे, उसमें अपने सोल्जर्स रखे, अपने आर्मी रखे, तो मुझे मिर्ची लगेगी ना, है ना? तो सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा। उनके ही लैंड में ब्रिटिश लोग ट्रेडर हैं, वो अपना फोर्ट बनाने लगे थे, कीपिंग आर्मी आल्सो। मीनवाइल सिराजुद्दौला took over कैलकाटा। तब उसने कैलकाटा पर कैप्चर कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। लेकिन अभी जो आपने नाम सुना, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने कि बहुत नाम कमा लिया था, वो चुप नहीं बैठा। वो मैड्रास से आया with an army of 900 Europeans, 900 यूरोपियन और 1200 सिपाही, सिपॉइज के साथ, armed and trained। वे लोग आर्म्ड भी थे और ट्रेन्ड भी थे। in the European style of warfare, उन लोगों को यूरोपियन स्टाइल ऑफ वॉरफेयर पता था। एंड रीकैप्चर्ड कैलकाटा, और कैलकाटा को वे लोग रीकैप्चर, फिर से कैप्चर कर लिए। अब है बैटल ऑफ पलासी। ये किसके बीच फॉट हुआ? इट वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, लेकिन सिराजुद्दौला के पीछे षड्यंत्र रची गई। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जफर, उनके ही सेनापति को, सिराजुद्दौला के रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब्ड मींस घूस देकर अपने में मिला लिया। एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड पलासी बिटवीन कैलकाटा एंड मुर्शिदाबाद, और कैलकाटा और मुर्शिदाबाद के बीच में एक प्लेस है पलासी का बैटल, पलासी, वहां पे ये बैटल फॉट हुआ। मीर जाफर हु वांटेड टू बिकम द नवाब, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था। ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर्स, वो इंडियन सोल्जर को भी रिश्वत दे दी। टू थ्रो द वेपन्स, अपने वेपन्स को, हथियार मत उठाना। क्लाइव इजीली ऑन द बैटल। अब जब सिराजुद्दौला के पीछे सिराजुद्दौला के कोई आर्मी उसका साथ ही नहीं दिया, तो सिराजुद्दौला तो हारेगा ना। उसे क्या पता था कि सारे लोग मिल गए हैं अंग्रेजों से। और फिर क्लाइव ये बैटल जीत गया। ब्रिटिश कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब लिखो, मेक स्ट्रॉन्ग। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब मेक स्ट्रॉन्ग देयर पोजीशन इन बंगाल by making मीर जफर द नवाब ऑफ बंगाल। अब वो खुश होकर के मीर जफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया। He gifted large sum of money,
ढेर सारा पैसा गिफ्ट में दे दिया अंग्रेजों को। और क्या दे दिया? 24 परगना ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। एक परगना में 1200 विलेजेस हुआ करती थी। अब 24 परगना को 1200 से मल्टीप्लाई करो, उतने सारे विलेजेस के रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक उसने किसको दे दिया? अंग्रेजों को। ऐसे ऐसे तो लोग थे जो भारत को लूटे, है ना। बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कांस्टेंट डिमांड ऑफ ब्रिटिश। जिस शेर ने इंसान का खून चख लिया हो, वो क्या दूसरे जानवर को मारना चाहेगा कि वो इंसान ही खोजेगा? इंसान खोजेगा। हाँ? तो अंग्रेज को पैसे का स्वाद हो गया था, वो चुप नहीं रहा। लार्ज सम ऑफ मनी से भी चुप नहीं रहा, 24 परगना से भी चुप नहीं रहा। देयर डिमांड कॉन्स्टेंटली, दे डिमांडेड कॉन्स्टेंटली एंड मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल देयर कॉन्स्टेंट डिमांड। तब इन लोगों ने तुरंत उसको भी हटा दिया। They installed his son-in-law Mir Qasim as the new Nawab. Son-in-law मतलब दामाद। मीर जफर के दामाद को, बेटी के हस्बैंड को, मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। He grant, लेकिन मीर कासिम, हर आदमी तो गद्दार नहीं होता है। मीर कासिम गद्दार नहीं था, वो शुरू से ही कुछ पॉलिसी अपनाई। He granted equal trade facility to the British and Indian merchants. उसने ब्रिटिश को भी और इंडियन मर्चेंट को भी इक्वल ट्रेड फैसिलिटी दी, जिससे कि ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया। अरे हम इसको नवाब बनाए और इसने इंडियन को भी इक्वल ट्रेड फैसिलिटी दे दी। मीर कासिम took refuge at Awadh with Suja-ud-Dawla, where Mughal Emperor Shah Alam was also taking refuge. और उसके बाद उसने उस पे अटैक कर दिया। मीर कासिम अभी तो तुरंत नवाब बना ही था, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाया था, वो हार गया। और वो कहाँ चला गया? शरण ले ली। कहाँ पे? जहाँ पर कि ऑलरेडी पहले से शुजा-उद-दौला, मुगल एम्पेरर शाह आलम, सारे लोग जहाँ पर छुपे हुए थे, वहां जाकर उसने शरण ले ली। अब टाइम हमको अलाउ नहीं कर रहा है, बस 2 मिनट बाकी हैं कि हम नेक्स्ट बैटल शुरू करें। तो बैटल ऑफ पलासी में कोई दिक्कत है? कहानी समझ आई? बैटल ऑफ पलासी हम समझ आई, Yes, पर ma'am. बहुत बोरिंग है। बहुत बोरिंग? किसने कहा बहुत बोरिंग? सार्थक, मैंने प्रिंस राज। अच्छा, प्रिंस मैम राज। अंशुल अंशुल हाँ, मैम क्या हुआ? अंशुल मैम अंशुल बोला। अंशुल बोला। अच्छा से समझ में आया। यस मैम, अच्छा से नहीं समझ आया। आ गया, पर देखो, मैम समझ आ गया, पर बोरिंग है। सिराज-उद-दौला जो नवाब बना, तो बंगाल में अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन शुरू किया, किला बनाना। तो सिराज-उद-दौला ने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। तुरंत में रॉबर्ट क्लाइव आए और वापस से कलकत्ता को उनसे छीन लिया। ठीक है। और फिर उसके जो मेन जो ये थे सेनापति थे, सेना के जो सेनापति थे मीर जफर, उसको अपने साथ मिला लिया। और मिला करके जब लड़ाई हुई बैटल ऑफ पलासी, उसमें किसी ने सिराज-उद-दौला का साथ नहीं दिया, उसके अपनी ही आर्मी मिल गई थी। किससे? अंग्रेजों से। तो उस बैटल में सिराज-उद-दौला हार गया। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को खुश होकर के नवाब बना दिया, और मीर जाफर भी खुश होकर के लार्ज सम ऑफ मनी दे दिया क्लाइव को, और 24 परगना दे दी। 24 परगना मतलब बहुत ही बड़ा सा जगह। एक परगना में 1200 मैम 28,500 गाँव। हाँ, उतने गांव 28,500 गाँव। उतने गांव की आमदनी उसने अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज शांत नहीं हुए, वो और डिमांड करते गए। जब फुलफिल नहीं कर सका तो अंग्रेज ने उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नया नवाब बनाया।
पर मीर कासिम गद्दार नहीं था। उसने दोनों को, इंडियन और ब्रिटिश दोनों मर्चेंट को इक्वल ट्रेड फैसिलिटी दी, जिससे फिर अंग्रेज क्रोधित हो गए और मीर कासिम पर अटैक कर दिया। मीर कासिम उसका सामना नहीं कर पाया और वो जाकर के शरण ली शाह आलम और शुजा उद्दौला के साथ जाकर शरण ली। तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई बोरिंग है, ये तो बिल्कुल खुली किताब है, साफ साफ कहानी है। दो आदमी है, एक मीर जफर, एक मीर कासिम। हाँ, बैटल ऑफ पलासी जरा भी बोरिंग नहीं है, ये तो बहुत इजी है। बैटल ऑफ बक्सर भी बोरिंग नहीं, बोरिंग था कर्नाटक वॉर, फ्रेंच ब्रिटिश कर्नाटक वॉर। हाँ ठीक है।